आज एक छोटा सा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे डिस्कशन करता हूं। इंस्ट्रूमेंट का नाम है पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? पुटेबल इंस्ट्रूमेंट कोई आइडिया आप लोगों को? अगर मान लो मैं एक कंपनी हूं और मैंने आप लोगों को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू किया जिसमें आप लोगों के पास ये राइट है, इन्वेस्टर के पास ये राइट है कि कभी भी वो मेरे सामने उस इंस्ट्रूमेंट को पुट कर देगा, रख देगा। पुट इसीलिए वर्ड आया, तो मेरे को उनका जो ड्यू पैसा है उसको चुकाना पड़ेगा और वो मेरे को इमीडिएटली रीपेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जहां पे द इन्वेस्टर हैज द राइट टू आस्क फॉर देयर ड्यूज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाय पुटिंग द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द इश्यूअर, द इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे कॉलेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जहां पे इश्यूअर के पास ये राइट होता है कि वो उस इंस्ट्रूमेंट को कॉल कर ले और इन्वेस्टर को वो इंस्ट्रूमेंट वापस देना होगा और इन्वेस्टर को उसके पैसे मिल जाएंगे। हाँ, पैसे कितने मिलेंगे, ये पैसे कितने मिलेंगे, ये प्री अग्रीड अमाउंट रहता है नॉर्मली स्पीकिंग। तो हम लोगों के आज के डिस्कशन का एजेंडा है कि पुटेबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। Sometimes companies issue putable instruments in the form of equity shares also. So be very careful जब मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। 5-7 मिनट का छोटा सा लेक्चर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए मैं पहले डिफाइन करता हूं। ए पुटेबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स राइट to the holder of the asset, that is the investor, to ask the issuer, that is the company, for redemption at any point of time during the tenure of the instrument. That is the definition. तो राइट किसके पास है रुपया मांगने का? इन्वेस्टर के पास, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के पास, और कंपनी इज लायबल टू पे द अमाउंट ड्यू। आगे, the issuer will be liable to pay the dues immediately when the holder puts the instrument before the issuer, and this right is often called putability. तो अगर किसी के लिए भी ये नया टॉपिक है तो आप सुनो इस नई टॉपिक के बारे में, और अगर कोई जानता है हाँ सर हम लोगों को तो आइडिया है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो इट्स फैंटास्टिक। कोई भी इवन बॉन्ड डिवेंचर्स वगैरह जो होते हैं ना, आप उसके साथ पुट क्लॉज या कॉल क्लॉज डाल सकते हो। कॉलेबिलिटी और पुटेबिलिटी आराम से एक एग्रीमेंट के अंदर ही तो पैराग्राफ ही तो इंक्लूड करना है, तो आप उसके अंदर पुटेबिलिटी कॉलेबिलिटी का क्लॉज डाल सकते हो। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के साथ लोग कॉलेबिलिटी पुटेबिलिटी डालते हैं भाई। इस तरह का भी काम होने लग गया है। फिनेंशियल इंजीनियरिंग है क्या? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करना इस तरह का कि भाई इन्वेस्टर को भी समझ में आए, इश्यूअर को भी समझ में आए, दोनों अग्री करें। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू हो गया, इन्वेस्टर पैसा दे दिया, कंपनी पैसे को यूज कर रही है। कॉलेबल है तो कंपनी को जब लगा कि भाई कॉल करके पैसा मंगा लेना है, कॉल करके इंस्ट्रूमेंट मंगा लो, पैसा रिटर्न कर दो, कॉलेबिलिटी हो गई। पुटेबल है तो इन्वेस्टर को लगा मेरे को पैसा मांगना है, मैं पुट कर देता हूं कंपनी के सामने, कंपनी इंस्ट्रूमेंट का पैसा मेरे को देगी। सो इट्स लाइक दुनिया भर के फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन होने लगे हैं, और इंड AS 109 कोशिश करता है कि इसकी अकाउंटिंग प्रोसेस को बेसिक तरीके से समझाया जाए। अब इंड AS 109 ने बोला बाय डिफॉल्ट ऑल पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर financial liabilities because company is contractually liable to pay the amount. इन्वेस्टर अगर पुट करेगा इंस्ट्रूमेंट को तो कंपनी को तो पे करना पड़ेगा ना, तो आप इसको लायबिलिटी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। और फिनेंशियल लायबिलिटी की जैसे अकाउंटिंग होती है, मे इट बी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, मे इट बी FVTPL, जैसे अकाउंटिंग फिनेंशियल लायबिलिटी का। फिनेंशियल लायबिलिटी में FVT OCI अलाउड नहीं है, बट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट FVTPL जैसे भी उसका अकाउंटिंग होना है आप अकाउंटिंग कर लो। अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बनता है सारा वो कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट वगैरह से आपको लगता है कि ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे जाना है तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे चला जाएगा, नहीं तो FVTPL पे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट वी से कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के अंदर पुटेबिलिटी डाल दिया गया है तो आप ये मान लेना, मैं थोड़ा मिटा भी देता हूं, आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। मेरा थोड़ा सा आदत है कि बोलते वक्त थोड़ा अंडरलाइन करते चलें, अब मैंने इसको ठीक कर दिया, आप पढ़ लेना। तो द आइडिया इज कि बाय डिफॉल्ट ऑल पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स आर फिनेंशियल लायबिलिटीज एंड अकॉर्डिंगली दे शुड बी अकाउंटेड फॉर, मे इट बी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और FVTPL, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पुटेबिलिटी क्लॉज।
लेकिन एक एक्सेप्शन है और बड़ा ही ब्यूटीफुल है। क्या है कि ए पुटेबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड जिसको बोलते हो, उसके अंदर भी लिखा जा सकता है, प्रोवाइडेड इट फुलफिल्स ऑल दी फॉलोइंग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। माइंड माय वर्ड्स, ऑल दी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों। और तीनों कैरेक्टरिस्टिक जब हम डिस्कस करेंगे ना आपके साथ, आपको ऐसा फील होगा यार ये तो इक्विटी है, यार ये तो इक्विटी है, लायबिलिटी थोड़ी है। भले पुटेबिलिटी का क्लॉज है बट इट्स मोर लाइक एन इक्विटी। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप उसको इक्विटी में डाल देना, बट फील आपको अपने मन से नहीं करना। मैं जो ये 3 बातें आपको पढ़ाता हूं इंड एस 109 के हिसाब से, उसके लहजे से ही आपको डिसाइड करना, उनके आर्ग्यूमेंट से ही आपको डिसाइड करना। आपको सुनना है कि इंड एस क्या कहता है। इंड एस ने बोला पहला कैरेक्टरिस्टिक इज द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव प्रो रेटा शेयर ऑफ नेट एसेट। मतलब जब वो मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट को पुट भी करेगा, मान लो आप लोग होल्डर हो, आप मेरे सामने जब पुट भी करोगे पैसा माने इंस्ट्रूमेंट, तो मैं आपको कितना पैसा दूंगा, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द नेट एसेट। मेरी कंपनी का जो नेट एसेट है उसका प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा। तो नेट एसेट का प्रोपोर्शनेट शेयर तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही तो हक होता है ना जी। एसेट माइनस लायबिलिटी का प्रोपोर्शनेट शेयर दैट इज इक्विटी। तो 1, the holder is entitled to receive only the pro rata share of the net asset. 2, the instrument is subordinate to all other classes of instruments. आपको मालूम होगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सबसे सबॉर्डिनेट होता है। सबॉर्डिनेट मतलब सारा पेमेंट सबको होने के बाद इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को पेमेंट मिला करता है। इवन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट द पेमेंट अहेड। ये सब लिक्विडेशन की बात करें, द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। Even equity shareholders get payment, even preference shareholders get payment ahead of the equity shareholders. डिबेंचर होल्डर को पहले पैसा मिलता है, क्रेडिटर को पहले पैसा मिलता है। So यहां लिखा गया कि the instrument is subordinate to all other classes of instruments. अगर ये जो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, it should be subordinate to all other classes of equity instruments. Not equity, all other classes of instruments. And last, the total expected cash flow to the investor is based on the profit and loss of the company. सर ये और ये तो देखिए ना एक जैसा है ना, थर्ड और फर्स्ट। बिल्कुल, प्रैक्टिकली आप अगर सोचोगे तो एक जैसा है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे ही पेमेंट मिलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपका अच्छा है, प्रॉफिट अच्छी है, तो ऐसे भी आपका नेट एसेट बढ़ जाएगा। लॉस है तो नेट एसेट गिर जाएगा। 1 नंबर पैरा में तो यही तो बोला हुआ है। तो 1 and 3 आप बोल सकते हो कि सर दे आर गिविंग द सेम आइडिया। आई एम ऑल्सो कंक्लूडिंग दैट यस दे आर गिविंग द सेम आइडिया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पूरा होता है कि होल्डर को नेट एसेट का ही शेयर मिलेगा, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट एकदम सबसे सबऑर्डिनेट है, सबसे नीचे दर्जे में आता है, व्हेन लिक्विडेशन कम्स दे विल गेट द पेमेंट एट लास्ट, एंड टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो प्रॉफिट लॉस ऑफ द कंपनी के बेस पे ही होगा, तभी आप पुटेबल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी में डालोगे। अदरवाइज पुटेबल ऑल पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। मैं एक बार क्लोज कर दूं, अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हो या एफवीटीपीएल हो उसके अंदर में डालना पड़ेगा, और अगर वो इक्विटी है तो जितना पैसा आपने सामने वाले से लिया उसके अमाउंट को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। इक्विटी ट्रांजैक्शन के अमाउंट को बार बार चेंज नहीं किया जाता, इवन दो दैट इज पुटेबल इंस्ट्रूमेंट। अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक पूरी होती है तो वो इक्विटी के अंदर रहेगा, और एज इट इज जितना पैसा लिया बैलेंस शीट में उतने ही पैसे में खड़ा रहेगा। सो विद दिस पुटेबल इंस्ट्रूमेंट का डिस्कशन को मैं क्लोज करता हूं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।